Good morning, students. I am Mrs. Veenu, Assistant Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल डेफिसिट इन स्ट्रोक। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रोक क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक की वजह से कौन कौन से न्यूरो साइकोलॉजिकल डेफिसिट व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। देखिए, ऑफन द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रोक आर फंक्शनल एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कि जब स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक का आफ्टर इफेक्ट या स्ट्रोक का रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत से फंक्शनल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाते हैं। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि कॉग्निशन से रिलेटेड, जैसे कि कॉग्निशन में आता है हमारा थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, जजमेंट, तो ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब ये जो चेंजेस होंगे, कॉग्निटिव चेंजेस जो होंगे, वो निर्भर करता है कुछ फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर? कि जिस व्यक्ति को स्ट्रोक आया है उस पेशेंट का एज कितना था, या फिर जब उसको स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक के ऑनसेट एंड उसके रिहेबिलिटेशन टाइम के बीच में कितना इंटरवल था, या फिर नेचर ऑफ स्ट्रोक, जो स्ट्रोक था वो कैसा था, उसका नेचर कैसा था, वो माइल्ड था, मॉडरेट था, या बहुत सीवियर स्ट्रोक था। जैसे इन्फाक्शन में जो स्ट्रोक होता है वो लेस सीवियर होता है एज कम्पेयर टू हैमरेज। हैमरेज स्ट्रोक जो होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं, क्योंकि हैमरेज में क्या होता है कि ब्रेन की जो वेन या आर्टरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, वो फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है। आगे है कि साइज एंड लोकेशन ऑफ द लेजन, जो स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक किस एरिया में हुआ, उसका साइज कितना था, और उस स्ट्रोक की वजह से ब्रेन में जो लेजन हुआ वो कितना हुआ, मतलब राइट हेमिस्फीयर में हुआ, लेफ्ट हेमिस्फीयर में हुआ, या इंटीरियर पोर्शन में हुआ, या पोस्टीरियर पोर्शन में हुआ। कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट होती हैं जो इससे एसोसिएटेड होती हैं, वो होती हैं नेक्रोसिस, डिसइनहिबिशन, डिसकनेक्शन सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट, मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट, मेमोरी प्रॉब्लम, डेफिसिट इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, विजुअल एंड स्पेशल डेफिसिट एंड इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस में क्या होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है और न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। ब्रेन में सफोकेशन होता है और उस सफोकेशन की वजह से जो न्यूरॉन होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और एक बार अगर न्यूरॉन डेड हो जाता है तो वो फिर रीजनरेट नहीं हो पाता। एक बार न्यूरॉन डेड हो जाने के बाद न्यूरॉन्स में रीजनरेशन नहीं हो पाती है, और ना ही कोई न्यूरॉन उसको रिप्लेस कर सकता है। यही कारण होता है कि जब जैसे व्यक्ति जो ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनकी मेमोरी लॉस होती चली जाती है, क्योंकि उनके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जनरेट नहीं होते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण जब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसी को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिसइनहिबिशन। डिसइनहिबिशन का मतलब कि जो रिस्पॉन्स, जो बिहेवियर को रोकना है वो नहीं रुक पाता है, डिसइनहिबिट हो जाता है, इनहिबिशन नहीं हो पाता है, अवरोध नहीं हो पाता है। स्ट्रोक अफेक्ट बैडली द कैपेसिटी फॉर इनहिबिटिंग बिहेवियर, यानी कि स्ट्रोक की वजह से व्यक्ति की वो कैपेसिटी कम हो जाती है, वो कैपेसिटी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, जिससे कि व्यक्ति किसी बिहेवियर को रोक पाता है, इनहिबिट कर पाता है। हमारा जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब में कुछ न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है, और वो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या काम करते हैं कि कोई बिहेवियर जो है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। अगर कोई बिहेवियर इनिशिएट हुआ है तो उसको रोकना कब है, उसका काम कौन करते हैं कि हमारे फ्रंटल लोब में कुछ स्पेशल न्यूरॉन होते हैं। तो होता क्या है कि अगर स्ट्रोक हुआ और स्ट्रोक की वजह से ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है ये इनको हानि हुई, इनको डैमेज हुआ, इनमें लीजन हुआ, तो व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होगा, डिसइनहिबिट नहीं होगा, डिसइनहिबिटरी रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा।
स्ट्रोक की वजह से क्या होता है कि कोई बिहेवियर अगर शुरू हुआ तो अब वो रोकने में उसको प्रॉब्लम रहती है, रुक नहीं पाता है। जैसे कि अगर व्यक्ति इम्पल्सिवनेस बिहेवियर दिखा रहा है तो वो इम्पल्सिव मोर इम्पल्सिव होता जाएगा, वो उसको रोक नहीं पाता है, हाइपर सेक्सुअल हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट उसकी फीलिंग हो जाती है, पुअर जजमेंट उसकी हो जाती है, पुअर इनसाइट मतलब जिसको सूझ कहा जाता है हिंदी में, कि वो उस सूझबूझ का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसकी जजमेंट कैपेसिटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मान के चलिए कि अगर एक स्ट्रोक पेशेंट है, स्ट्रोक सर्वाइवर है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो बहुत पुअर ड्राइविंग करेगा क्योंकि उसकी जो जजमेंट होती है वो बहुत पुअर हो जाती है, उसकी इनसाइट पुअर हो जाती है, वो आने वाले खतरे को भाप भी नहीं पाता है। जब आप ड्राइव करते हो और आपको कोई व्हीकल ओवरटेक करना है तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि जो ये व्हीकल जा रहा है इसकी स्पीड कितनी है और मैं कितनी स्पीड से चलूंगा ताकि मैं इसको ओवरटेक कर सकूं, ताकि मैं इसको ओवरटेक करके आगे जा सकूं। तो जो स्ट्रोक विक्टिम होता है उसकी यही कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, वो आने वाले डेंजर का वो पता नहीं लगा पाता है, कोई रिस्क की बिहेवियर है तो उसको वो इनहिबिट नहीं कर पाता है, उसको वो रोक नहीं पाता है। अगर वो किसी ऐसी मशीन पर काम कर रहा है, किसी ऑटोमोबाइल पर वो काम कर रहा है तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं ले पाता है, उसकी इनसाइट प्रॉपरली डेवलप होती है लेकिन इनसाइट उसकी पुअर हो जाती है, खराब हो जाती है। आगे आते हैं डिस्कनेक्शन सिंड्रोम। A stroke commonly result in a higher order cognitive deficit because injury has served projection to the cortex। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे इसको एक एग्जाम्पल से हम लेकर के चलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको स्ट्रोक हुआ विजुअल एरिया में मीन्स ऑसिपिटल लोब में उसको स्ट्रोक हुआ। अब उस स्ट्रोक का रिजल्ट ये हुआ कि उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया। तो इस विजुअल इम्पेयरमेंट से उसकी जो मोटर बिहेवियर है वो भी प्रभावित होगा। क्योंकि जो विजुअल बहुत से मोटर रिस्पॉन्स हमारे विजन से रिलेटेड होते हैं, उनका कनेक्शन रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन हमको सेंसरी न्यूरॉन से मिली और वो सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन ने वहां से एक मैसेज कन्वे किया, वो मैसेज अगर मोटर न्यूरॉन के लिए था तो मोटर न्यूरॉन से होता हुआ हमको इंस्ट्रक्शन मिला और हमने एक मोटर एक्टिविटी की। तो क्या हुआ कि ये सब होने के लिए कुछ पाथवेज बनते हैं, कुछ रास्ते बनते हैं कि कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी, कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये हुआ कि जब स्ट्रोक होगा तो ये जो पाथवेज होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंजर्ड हो जाते हैं, इनमें ये कट जाते हैं, इनमें कनेक्शन कट हो जाता है और इसी को इन्होंने डिस्कनेक्शन सिंड्रोम का नाम दिया। जैसे आपने एक फूल को देखा तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन से अब एक इंस्ट्रक्शन आया कि इस फूल को तोड़ना है। ये मोटर न्यूरॉन के से होते हुए हमारे हैंड को एक इंस्ट्रक्शन मिला और हाथ ने आगे बढ़ा और उस फूल को तोड़ लिया। तो यानी कि विजुअल जो न्यूरॉन्स थे, सेंसरी जो न्यूरॉन थे और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन बना। तो ये एक पाथवे, एक रास्ता बनता है इस इंफॉर्मेशन को आने और जाने के लिए। तो जब ये जो पाथवेज होते हैं ये जब डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, जब ये पाथवेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसी को डिसकनेक्शन सिंड्रोम कहा गया कि उनका कनेक्शन नहीं बन पाता है। और ये स्ट्रोक की वजह से होता है, डिसकनेक्शन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है कि अगर व्यक्ति को विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया है तो इससे उसका जो मोटर बिहेवियर है वो भी डिस्टर्ब होगा। उसके बाद आता है आपका अटेंशन डेफिसिट। जो स्ट्रोक विक्टिम होते हैं उनकी जो सस्टेन्ड अटेंशन होती है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है, यानी कि वो एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं रख पाते हैं, उनकी अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट होती रहती है। उनका टाइम, प्लेस और पर्सन को लेकर के वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी कि उनको ये आभास नहीं रहता है कि क्या समय क्या हुआ है, ये सुबह है कि शाम है, किस जगह पर वो खड़े हुए हैं, किस व्यक्ति के वो साथ हैं। तो उसकी जो अटेंशन एबिलिटी होती है वो बैडली इफेक्ट होती है स्ट्रोक विक्टिम की, स्ट्रोक सर्वाइवर की। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट।
यानी कि व्यक्ति की कुछ मोटर एक्टिविटी और कुछ सेंसरी एक्टिविटी जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। बोथ द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर एसोसिएटेड विद चेंज इन मोटर एंड सेंसरी फंक्शनिंग, यानी कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो है वो दोनों हमारे मोटर और सेंसरी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पर्टिकुलरली अगर किसी व्यक्ति के थैलेमिक एरिया में, थैलेमस में, और जो मोटर एरिया होता है उसका प्री मोटर एरिया में किसी तरीके का कोई अगर डैमेज होता है तो होगा क्या कि व्यक्ति के जो मोटर रेस्पॉन्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उसके जो मोटर रेस्पॉन्स होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए, कंप्लीट उसको, जिसको पैरालिसिस मतलब जिसको कहते हैं कि अधरंग हो गया, बॉडी का आधा पार्ट काम करता है और आधा नहीं करता है। स्ट्रोक विक्टिम हैव अ इम्पेयरमेंट इन मोटर स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्टीडीनेस एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। स्ट्रोक का जो विक्टिम होता है उसकी जो मोटर स्पीड यानी कि शारीरिक जो गति होती है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी स्टीडीनेस, स्थिरता, या फिर जो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन होते हैं वो प्रभावित होते हैं। उसकी जो हैंड राइटिंग होती है वो खराब हो जाती है, उसका रिएक्शन टाइम प्रभावित होता है और इसी वजह से व्यक्ति क्या करता है कि वो ड्राइविंग भी नहीं कर पाता है, क्योंकि स्लो रिएक्शन टाइम होगा तो वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं ले पाता है। तो इसलिए जो स्ट्रोक विक्टिम होता है वो ड्राइविंग को गिव अप करता है। व्यक्ति की जो सेंसरी फंक्शनिंग होती है वो प्रभावित होती है, उसका परसेप्शन, हियरिंग, विजुअल एक्विटी, ये सभी अफेक्टेड होती हैं स्ट्रोक की वजह से। उसको मोटर और सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाती है। ये हमारा टॉपिक बड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट होती है। आज हम पढ़ते हैं मोटर एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट तक। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इन्हीं इम्पेयरमेंट को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा।